तो सबसे पहले बात करते हैं आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की। ये इस टूर्नामेंट का 9वां संस्करण था। बिल्कुल, 9वां संस्करण। अब यहाँ मुझे शुरुआत में ही एक बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। आधिकारिक तौर पर इस टूर्नामेंट का मेजबान पाकिस्तान था। हाँ, पेपर पर तो पाकिस्तान ही था। लेकिन भारत ने अपने सारे मैच और यहाँ तक कि फाइनल भी यूएई में खेला। मतलब मेजबान कोई और मैच कहीं और। देखिए, ये एग्जाम के नजरिए से बहुत ट्रिकी पॉइंट है। इसे हाइब्रिड मॉडल कहा जाता है। अच्छा, हाइब्रिड मॉडल। हाँ, सुरक्षा या लॉजिस्टिक कारणों से जब टीम वहां नहीं जा पाती तो मैच किसी न्यूट्रल वेन्यू पर होते हैं। तो अगर परीक्षा में आधिकारिक मेजबान पूछा जाए तो उत्तर पाकिस्तान ही होगा। समझ गया। लेकिन भारत के मैचों का आयोजन स्थल यूएई था। तो ये टूर्नामेंट 19 फरवरी से 9 मार्च 2025 तक चला। सही। और इसका जो ग्रैंड फाइनल था वो दुबई में खेला गया। हाँ, जहां भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से हरा दिया। स्कोरबोर्ड के हिसाब से न्यूजीलैंड ने 251 बनाए थे 7 विकेट पर। और भारत ने 254 बना लिए 6 विकेट पर। अब फाइनल का दबाव देखते हुए 251 रन एक अच्छा टारगेट था। दुबई में लाइट्स के नीचे वैसे भी बैटिंग थोड़ी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल। पर यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि भारत ने इस पूरे टूर्नामेंट में एक भी मैच नहीं हारा। वो अनबीटन चैंपियन बने। वाह, अनबीटन। और इसी के साथ भारत 3 चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाला दुनिया का पहला देश बन गया ना। एकदम से। 2002, 2013 और अब 2025। और कप्तान रोहित शर्मा का प्रदर्शन तो लाजवाब था। उन्होंने 76 रनों की पारी खेली। हाँ, और वो प्लेयर ऑफ द मैच बने। इस 76 रन की पारी से एक बड़ा रिकॉर्ड बन गया। वो क्या? रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच बनने वाले पहले कप्तान बन गए हैं। और एमएस धोनी के बाद कई आईसीसी ट्रॉफी जीतने वाले दूसरे भारतीय कप्तान भी। ये तो लीडरशिप का बेहतरीन उदाहरण है। अच्छा, इस टूर्नामेंट में एक और चौंकाने वाली बात हुई। पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गया। हाँ, जो कि आधिकारिक मेजबान था। घरेलू दर्शकों का दबाव शायद बहुत भारी पड़ गया। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान ने इस चैंपियंस ट्रॉफी में अपना डेब्यू किया। बिल्कुल। दुबई में भारत और पाकिस्तान का जो मैच था वो ग्लोबल इवेंट था। उस भारी दबाव में भारत का अजय रहना उनकी मानसिक मजबूती दिखाता है। सही बात है। तो 50 ओवर के फॉर्मेट की बात हो गई। अब थोड़े आक्रामक फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026। हाँ, और वो प्रदर्शन तो सच में किसी हॉलीवुड एक्शन फिल्म से कम नहीं था। भारतीय क्रिकेट के दबदबे की नई परिभाषा। तो ये टी20 वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण था। मेजबान थे भारत और श्रीलंका। और फाइनल मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया। और सबसे हैरान करने वाली बात, फाइनल में भारत के सामने एक बार फिर से न्यूजीलैंड थी। लगातार 2 बड़े टूर्नामेंट्स के फाइनल में सेम टीम्स। ये बहुत ही अजीब स्थिति थी। न्यूजीलैंड चैंपियंस ट्रॉफी का बदला लेना चाह रही होगी और भारत पर अपने घर में 1.25 लाख दर्शकों के सामने लगातार दूसरी बार हराने का दबाव। लेकिन भारतीय टीम की मानसिकता ही अलग थी। कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर के साथ टीम एकदम निडर होकर उतरी। और वो स्कोरबोर्ड पर दिखा। भारत ने 96 रनों के विशाल अंतर से फाइनल जीता। मतलब 255 रन बनाए 5 विकेट पर। वर्ल्ड कप फाइनल में 255 रन बनाना, ये विपक्षी टीम को पूरी तरह ध्वस्त करना है। न्यूजीलैंड सिर्फ 159 पर सिमट गई। अब अगर एग्जाम वाले पॉइंट्स देखें तो भारत 3 टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गई। 2007, 2024 और अब 26। बिल्कुल। और साथ ही भारत अपने टाइटल को सफलतापूर्वक डिफेंड करने वाली पहली टीम बनी। और मेजबान देश के रूप में भी जीतने वाली पहली टीम। यहां से बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, खासकर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स। हाँ, संजू सैमसन का नाम यहाँ सबसे ऊपर आता है। उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में 321 रन बनाए और फाइनल में 89 रनों की पारी, जो टी20 वर्ल्ड कप फाइनल का सबसे बड़ा स्कोर है। और गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह फाइनल में सिर्फ 15 रन देकर 4 विकेट 15 रन पे। और वो छक्कों वाला आंकड़ा, भारत ने 106 छक्के लगाए। 100 से ज्यादा छक्के लगाने वाली पहली टीम। इतने छक्के कैसे? देखिए, ये सिर्फ पिचों का कमाल नहीं था। ये कोच गौतम गंभीर की फेयरलेस क्रिकेट वाली रणनीति थी। मतलब पहली गेंद से ही अटैक करना। बिल्कुल। जब नंबर 8 तक के बल्लेबाज निडर होके खेलते हैं तो 255 का स्कोर बनता है और उसी दबाव में बुमराह जैसे गेंदबाज विकेट निकालते हैं। ये तो ऐसा है जैसे कोई छात्र परीक्षा में 100% अंक ले आए। सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजी, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी, सब कुछ। एकदम सटीक एनालॉजी है। खेल के हर विभाग में
ऐसा डोमिनेशन मजबूत सिस्टम की निशानी है। और ये सिस्टम घरेलू क्रिकेट से बनता है। तो अब रणजी ट्रॉफी 2025-26 की बात करते हैं। हाँ, डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत जरूरी टॉपिक है। ये रणजी का 91वां संस्करण था। स्पॉन्सर थे IDFC फर्स्ट बैंक। 28 फरवरी 2026 को हुबली में फाइनल हुआ। और वहां जम्मू कश्मीर ने एक बहुत मजबूत कर्नाटक टीम को हरा दिया। कप्तान पारस डोगरा थे। और ये जीत इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि जम्मू कश्मीर ने 67 साल बाद अपना पहला रणजी खिताब जीता। बिल्कुल, 67 साल मतलब कई पीढ़ियां बिना ट्रॉफी के रिटायर हो गईं। कप्तान पारस डोगरा के अनुभव ने इस युवा टीम में जान फूंक दी। लेकिन यहाँ एक नियम है। जम्मू कश्मीर ने यह फाइनल मैच पहली पारी की बढ़त के आधार पर जीता, मतलब फर्स्ट इनिंग्स लीड। ये कैसे काम करता है? देखिए, रणजी के नॉकआउट मैच 5 दिन के होते हैं। भारतीय पिचों पर 5 दिन में 40 विकेट गिरना कभी-कभी मुश्किल होता है। अच्छा, तो अगर मैच ड्रॉ हो जाए तो फिर जिसने पहली पारी में ज्यादा रन बनाए होते हैं उसे विजेता घोषित कर देते हैं। इससे पहली पारी अपने आप में एक मिनी मैच बन जाती है। समझ गया। तो पहली पारी में ही दोनों टीमों को अपना पूरा दमखम दिखाना पड़ता है। एकदम सही। और इस सीजन में एक और नाम बहुत चमका, आकिब नबी। हाँ, आकिब नबी। 60 विकेट झटके उन्होंने, और IPL 2026 की नीलामी में उन्हें 8.40 करोड़ रुपए मिले। ये दिखाता है कि कैसे घरेलू क्रिकेट की मेहनत अब बड़े मंच पर तुरंत इनाम पाती है। 60 विकेट लेना कोई आसान बात नहीं है। ये तो ऐसा है जैसे आप बहुत मेहनत करके अपनी रीजन के टॉप परफॉर्मर बने और सीधे करोड़ों के पैकेज पर हायर हो जाएं। बहुत ही शानदार उपमा है। लाल गेंद से जो खुद को साबित करेगा उसे सफेद गेंद का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ही। चलिए, वर्तमान की बात हो गई, अब थोड़ा भविष्य और स्टैटिक जीके पर आते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इतिहास जाने बिना करंट अफेयर समझ नहीं आते। बिल्कुल, प्रतियोगी परीक्षाओं में स्टैटिक और करंट हमेशा जुड़कर आते हैं। तो आगामी इवेंट्स में T20 वर्ल्ड कप 2028 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा, और चैंपियंस ट्रॉफी 2029 की मेजबानी एक बार फिर भारत करेगा। और इतिहास देखें तो भारत के पास 3 T20 वर्ल्ड कप हैं, 2007, 24 और 26। और 3 चैंपियंस ट्रॉफी 2002, 13 और 25। अब थोड़ा संस्थाओं को समझ लेते हैं। हाँ, ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय दुबई में है ना? सही। और भारत का BCCI यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। 1928? ये तो आजादी से भी बहुत पहले की बात है। बिल्कुल। इसे ऐसे याद रखें कि हमारा क्रिकेट बोर्ड हमारे गणराज्य से भी पुराना है। और वर्ल्ड कप का इतिहास क्या कहता है? क्रिकेट वर्ल्ड कप 1975 में शुरू हुआ, जिसे वेस्ट इंडीज ने जीता था। और T20 वर्ल्ड कप 2007 में शुरू हुआ, जिसका पहला चैंपियन भारत बना। मतलब 1928 में नींव रखी गई, 75 में वनडे शुरू हुआ और 2007 में T20। एकदम टाइमलाइन क्लियर हो गई। हाँ, टाइमलाइन से याद रखना आसान होता है। अब मुझे घरेलू टूर्नामेंट्स के वर्गीकरण पर थोड़ी क्लैरिटी चाहिए। मैच द फॉलोइंग वाले सवालों में ये बहुत आता है। बिल्कुल, इसे डीकोड कर लेते हैं। सबसे पहले रणजी ट्रॉफी। ये फर्स्ट क्लास या बहुदिवसीय क्रिकेट है जो राज्यों के बीच होता है। अच्छा। और विजय हजारे ट्रॉफी? वो वनडे यानी 50 ओवर के फॉर्मेट का टूर्नामेंट है। और T20 के लिए कौन सा है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ये विशुद्ध रूप से T20 फॉर्मेट में है। और दलीप ट्रॉफी क्या है? वो राज्यों के बजाय जोनल स्तर पर खेली जाती है, जैसे नॉर्थ जोन, साउथ जोन। समझ गया। और अंत में ईरानी ट्रॉफी? ये साल की रणजी चैंपियन टीम और बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की टीम यानी रेस्ट ऑफ इंडिया के बीच होती है। बहुत खूब। अब एक बहुत ही तेज सुपर फास्ट रिवीजन कर लेते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे परीक्षा हॉल के बाहर 5 मिनट पहले नोट्स देखते हैं। ठीक है, तो बुलेट पॉइंट्स सुनिए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का विजेता भारत, UAE में। T20 वर्ल्ड कप 2026 का विजेता भारत, लगातार दूसरी बार न्यूजीलैंड को हराया। 2026 T20 वर्ल्ड कप के कप्तान सूर्य कुमार यादव। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन। रणजी ट्रॉफी 2025-26 का विजेता जम्मू कश्मीर, 67 साल बाद। और भारत के पास कुल 3 T20 वर्ल्ड कप और 3 चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब हैं। एकदम क्रिस्प और टू द पॉइंट। हाँ, ये रिवीजन बहुत काम आएगा। आज की इस गहन चर्चा यानी हमारे इस डिटेल्ड एनालिसिस का मिशन भी यही है। हम 2025 और 2026 के सबसे इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दुनिया के सबसे बड़े कोर्ट से, टेनिस ग्रैंड स्लैम्स 2025 एंड 2026। नोट्स के हिसाब से 2025 के चारों मेंस ग्रैंड स्लैम सिर्फ 2 युवा खिलाड़ियों ने जीते। हाँ, इटली के जॉनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन जीता। ये दोनों क्रमशः हार्ड कोर्ट और ग्रास कोर्ट पर खेले जाते हैं। राइट।
और वहीं स्पेन के कार्लोस अल्कराज ने फ्रेंच ओपन जो क्ले कोर्ट पर होता है और यूएस ओपन जो हार्ड कोर्ट पर होता है वो अपने नाम किया। तो क्लियरली दोनों के खाते में 2-2 स्लैम गए। ये एसएससी के लिए बहुत बड़ा टेक अवे है कि 2025 में सिनर और अल्कराज ने सारे मेंस टाइटल्स जीते। अरे वाह, मतलब 2025 को तो हम सिनर अल्कराज का एकाधिकार या मोनोपोली कह सकते हैं। लेकिन वुमेन्स सेक्शन का क्या रहा 2025 में? विमेन सेक्शन में विनर्स अलग अलग थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन मैडिसन कीज ने जीता और फ्रेंच ओपन कोको गॉफ के नाम रहा। और विंबलडन ईगा स्वेटेक ने जीता था, है ना? हाँ, और यूएस ओपन की ट्रॉफी अरीना साबालेंका ने उठाई थी। बिल्कुल सही। लेकिन अगर हम 2026 के ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो डेटा थोड़ा बदल जाता है। वहाँ वुमेन्स में एलेना रिबाकिना ने अपना दूसरा ग्रैंड स्लैम जीता। हाँ, और साबालेंका लगातार चौथी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंची। पर असली ड्रामा तो मेंस फाइनल में हुआ था ना 2026 में। ओ बिल्कुल, कार्लोस अल्कराज ने अपना पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन टाइटल जीता, वो भी नोवाक जोकोविच को हराकर। वही तो। इसके साथ ही जोकोविच की ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में जो 10-0 की विनिंग स्ट्रीक थी वो टूट गई। तो क्या इसे टेनिस में गार्ड चेंज का फाइनल सिग्नल माने? देखिए, पहले भी लगता था कि पुरानी पीढ़ी जा रही है, पर जोकोविच वापस आते थे। लेकिन इस बार ये सच में एक टर्निंग पॉइंट है। वो कैसे? मतलब इस हार में ऐसा क्या अलग था? क्योंकि अल्कराज ने उन्हें किसी आम टूर्नामेंट में नहीं हराया। ऑस्ट्रेलियन ओपन का रॉड लेवर अरीना जोकोविच का सबसे मजबूत गढ़ है। 10 फाइनल 10 जीत, ये रिकॉर्ड था उनका। बाप रे, तो उस किले को एक 22-23 साल के लड़के ने भेद दिया। ये तो सच में बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है। एग्जैक्टली। और इस जीत के साथ अल्कराज ने सबसे कम उम्र में अपना करियर ग्रैंड स्लैम भी पूरा कर लिया। जब कोई आपके सबसे स्ट्रॉन्ग कोर्ट पर हराए तो पावर शिफ्ट क्लियर है। ये लॉजिक डेटा को बहुत स्ट्रांग बना देता है। चलिए अब नोट्स में दिए गए कुछ इंपॉर्टेंट टेनिस रिकॉर्ड्स और स्टैटिक जीके पर आते हैं। सिनर 3 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहले इटालियन बन गए हैं। हाँ, और अल्कराज सबसे युवा करियर ग्रैंड स्लैम विनर। वहीं जोकोविच के नाम 430 ग्रैंड स्लैम मैचेस खेलने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। और अगर विमेंस की बात करें तो स्विएतेक पहली पोलिश विंबलडन विनर बनी। उन्होंने फाइनल 6-0, 6-0 से जीता। टेनिस में इसे डबल बेगल कहते हैं, राइट? हाँ, डबल बेगल। और इसके पीछे का स्पोर्ट्स साइंस समझना एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। विंबलडन ग्रास कोर्ट पर होता है। मतलब घास पर, है ना? तो बॉल वहां बहुत फास्ट मूव करती होगी। बिल्कुल, घास पर बॉल टप्पे के बाद फिसलती है और नीचे रहती है, इसलिए सर्व करने वाले को हमेशा फायदा होता है। इस फास्ट कोर्ट पर अपोनेंट को एक भी गेम ना जीतने देना ये रेयर है। मतलब क्ले कोर्ट पर 6-0 आसान हो सकता है क्योंकि गेम स्लो होता है, पर ग्रास पर फाइनल में डबल बैगल मारना स्वियाटेक का डोमिनेंस दिखाता है। सही पकड़ा। और इसी से हमारा स्टैटिक जीके का पार्ट जुड़ता है। टोटल 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन मेलबर्न में और यूएस ओपन न्यूयॉर्क में। ये दोनों हार्ड कोर्ट हैं। और फ्रेंच ओपन पेरिस के रॉयल गेरोस में होता है, क्ले यानी लाल मिट्टी पर। और सबसे पुराना टूर्नामेंट विंबलडन है जो 1877 में शुरू हुआ लंदन के ग्रास कोर्ट पर। एकदम सही। और इनको कंट्रोल करने वाली बॉडीज हैं एटीपी जो मेंस टेनिस देखती है और डब्ल्यूटीए जो विमेंस टेनिस देखती है। एक छोटी सी एनालॉजी से इसे याद रखते हैं। जूतों के सोल का एग्जाम्पल ले लीजिए। मिट्टी पर फ्रिक्शन कम होता है, बॉल स्लो होती है, रैली लंबी चलती है। हाँ, और ग्रास पर गेम बुलेट ट्रेन की तरह फास्ट होता है। हार्ड कोर्ट इन दोनों के बीच का बैलेंस है। परफेक्ट। एक और टर्म हमेशा एग्जाम्स में कंफ्यूज करता है, करियर ग्रैंड स्लैम और कैलेंडर ग्रैंड स्लैम। देखिए, करियर ग्रैंड स्लैम मतलब अपने पूरे जीवन काल में चारों स्लैम कम से कम एक बार जीतना, जो अल्कराज ने अभी किया। लेकिन अगर कोई एक ही साल में यानी जनवरी से सितंबर तक चारों जीत ले तो वो कैलेंडर ग्रैंड स्लैम होता है। एग्जैक्टली, जो कि सबसे मुश्किल और रेयर अचीवमेंट है। चलिए अब हमारे अगले सेक्शन पर आते हैं। सेक्शन 3, शतरंज और बैडमिंटन। चेस में तो इंडियन यंगस्टर्स का पूरा दबदबा है। बिल्कुल। डी गुकेश 2024 के वर्ल्ड चैंपियन बने। उन्होंने सिंगापुर में चीन के डिंग लीरन को 7.5 से हराया। और सबसे हैरान करने वाली बात इनकी उम्र है, सिर्फ 18 साल 195 दिन। जिस उम्र में लोग सोचते हैं कि कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट लेना है, उस उम्र में गुकेश वर्ल्ड चैंपियन बन गए। हाँ यार, सच में माइंड ब्लोइंग है। और विमेंस चेस में दिव्या देशमुख ने फिडी विमेंस वर्ल्ड कप 2025 जीता। उन्होंने इंडियन लेजेंड कोनुरू हम्पी को हराया। वही ना,
और इसी जीत से दिव्या भारत की 88th ग्रैंड मास्टर और चौथी महिला ग्रैंड मास्टर बन गई हैं। एक और इम्पॉर्टेंट डेटा पॉइंट है नोट्स में। मैग्नस कार्लसन ने फिडी फ्रीस्टाइल वर्ल्ड चैंपियन 2026 का टाइटल जीता। ये उनका 21st वर्ल्ड टाइटल था। और उज़्बेकिस्तान के जवोखीर सिंडारोव सबसे युवा वर्ल्ड कप विनर बने। वैसे अपने यहाँ जीएम्स की लिस्ट भी तेजी से बढ़ रही है। बिल्कुल। इलम पार्थी एआर हमारे 90th ग्रैंड मास्टर बने और आर्यन वर्ष ने 92nd ग्रैंड मास्टर। ये नंबर्स दिखाते हैं कि इंडिया टेक्निकल स्पोर्ट्स में कितनी तेजी से आगे बढ़ा है। एक टर्म अभी आपने बोला फ्री स्टाइल वर्ल्ड चैंपियन, ये नॉर्मल चेस से कैसे अलग है? फ्री स्टाइल चेस, जिसे फिशर रैंडम भी कहते हैं, उसमें पीछे की रो के मोहरे जैसे राजा, रानी, ऊंट मैच शुरू होने से ठीक पहले रैंडम पोजीशंस पर रख दिए जाते हैं। ओ, मतलब आपको कोई ओपनिंग याद करके आने का फायदा नहीं होगा, पहले सेकंड से ही अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। इसमें कार्लसन की जीत उनकी प्योर इंटेलिजेंस प्रूव करती है। एकदम। चलिए अब बैडमिंटन देखते हैं। ऑल इंग्लैंड ओपन 2026 में ताइवान के लिन चुनयी जीते, पर इंडिया के लक्ष्य सेन इसमें रनर अप रहे। हाँ, और इससे पहले 2025 में लक्ष्य सेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर 500 टूर्नामेंट जीता था। इंडिया ने BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 को भी होस्ट किया, गुवाहाटी में 17 साल बाद। ये सुपर 500 टर्म काफी लोगों को कंफ्यूज करता है। कैंडिडेट्स को लगता है ये कोई 500 पॉइंट्स का गेम है। हाँ, तो ये एक्चुअल में क्या होता है? BWF अपनी टूर्नामेंट्स को ग्रेड्स में बांटती है। वर्ल्ड टूर फाइनल्स, फिर सुपर 1000, सुपर 750, 500 और 300। ग्रेड जितना ऊंचा, पॉइंट्स और प्राइज मनी उतनी ज्यादा। गॉट इट। तो सुपर 500 जीतना मतलब इंटरनेशनल सर्किट में लक्ष्य सेन की रैंकिंग और पोजीशन दोनों स्ट्रांग हो रही हैं? बिल्कुल सही। अब सेक्शन 4 की तरफ चलते हैं। हॉकी, कबड्डी, तीरंदाजी और निशानेबाजी, यानी टीम और टारगेट वाले खेल। हॉकी में सीनियर मेंस नेशनल्स 2025 झांसी में हुआ, पंजाब ने जीता और मध्य प्रदेश रनर अप रहा। और हॉकी इंडिया लीग का टाइटल श्राची रर बंगाल टाइगर्स ने जीता। इंटरनेशनल लेवल पर हीरो एशिया कप 2025 बिहार के राजगीर में हुआ। एक और बड़ी अचीवमेंट है, इंडियन वुमेन्स टीम ने हैदराबाद में क्वालिफायर जीतकर FIH वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। और 2025 में इंडियन हॉकी के 100 साल भी पूरे हो गए, 1925 से लेकर। ये 100 साल का आंकड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। हॉकी ने ही इंडिया को ओलंपिक्स में पहचान दिलाई थी, और अब झांसी, राजगीर जैसे शहर इसकी ग्रोथ का नया सेंटर बन रहे हैं। कबड्डी के नोट्स तो और भी जबरदस्त हैं। वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने मेंस और विमेंस दोनों टाइटल्स जीते हैं, पर अब मजा तो इस बात का है कि ये इंग्लैंड में हुआ था। हाँ, एशिया के बाहर पहली बार इंग्लैंड में कबड्डी वर्ल्ड कप करवाने की खास स्ट्रैटेजी है। और ये तो बिल्कुल वही बात हो गई कि अंग्रेजों के घर में जाकर अपना देसी मिट्टी का खेल जीत कर आना। पर इंग्लैंड में क्यों करवाया गया? क्योंकि जब तक कोई खेल एक कॉन्टिनेंट तक सीमित रहता है, उसे ओलंपिक्स में शामिल करवाना लगभग इम्पॉसिबल होता है। इंग्लैंड में होस्ट करने से नए स्पॉन्सर्स और ग्लोबल ऑडियंस मिलती है। हाँ, समझ गया। एशियन टैग हटाने की तैयारी है। अब तीरंदाजी और निशानेबाजी की तरफ आते हैं। आर्चरी वर्ल्ड कप 2025 शंघाई में इंडिया ने 7 मेडल्स जीते, 2 गोल्ड, 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज। और इसमें मधुरा धम्माउंकर और ओजास द्योताले की मिक्स टीम ने गोल्ड जीता। शूटिंग में भी आंकड़ा वही 7 का रहा। हाँ, ISSF वर्ल्ड कप लीमा 2025 में इंडिया 7 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा। ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में चाइना टॉप पर था। और मनु भाकर ने एशियन चैंपियनशिप के 25 मीटर पिस्टल टीम इवेंट में सिल्वर जीता। दोनों ही टारगेट स्पोर्ट्स में एग्जैक्टली 7 मेडल्स जीतना दिखाता है कि हमारा सिस्टम अब कंसिस्टेंट हो गया है। वही ना, यहाँ बॉडी से ज्यादा माइंड कंट्रोल, ब्रीदिंग, इन सब का खेल होता है। इंडिया की स्पोर्ट्स साइकोलॉजी डेफिनेटली बेटर हो रही है। अब ग्लोबल स्टेज वाले सेक्शन 5 पर चलते हैं। फुटबॉल के अपडेट से शुरू करें तो AIFF ने आई लीग का नाम बदलकर 2025-26 से इंडियन फुटबॉल लीग कर दिया है। SAF अंडर 19 विमेंस टूर्नामेंट में इंडिया ने बांग्लादेश को 4-0 से हराया और इंडिया के टॉप गोल स्कोरर सुनील छेत्री ने 2024 में रिटायरमेंट ले लिया था। एथलेटिक्स में एक बहुत सॉलिड परफॉर्मेंस आई है। तेजस्विन शंकर ने एशियन इंडो एथलेटिक्स 2026 के हेप्टाथलॉन में गोल्ड जीता। हेप्टाथलॉन, ये नाम सुनते ही लगता है कितना एग्जॉस्टिंग होगा। हेप्टा का मतलब है 7, यानी एक ही एथलीट 2 दिन में 7 अलग-अलग इवेंट्स कराएगा। एग्जैक्टली।
इसमें एथलीट्स की प्योरा इंड्योरेंस और वर्सेटैलिटी चेक होती है। एक स्पोर्ट में एक्सपर्ट होने से काम नहीं चलता। राइट। इंडोर हेप्टाथलॉन में 60 मीटर डैश, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट और हाई जंप होती है। उसके बाद 60 मीटर हर्डल्स, पोल वॉल्ट और एंड में 1000 मीटर रन। सोचिए, जंप भी करना है, स्प्रिंट भी और स्टैमिना भी चाहिए। तेजस्विन का गोल्ड जीतना उनकी एक्सट्रीम फिजिकल फिटनेस का सबूत है। एकदम। और फिजिकल चैलेंजेस की बात हो ही रही है, तो विंटर ओलंपिक्स 2026 के नोट्स भी काफी इंटरेस्टिंग है। इनका ऑफिशियल नाम मिलानो कोर्टिना 2026 है। ये इटली के मिलान और कोर्टिना में 6 से 22 फरवरी तक होंगे। इनके मैस्कॉट्स का नाम टीना और मिलो है। इस बार एक नया खेल जुड़ रहा है, स्की माउंटेनियरिंग। टोटल 116 इवेंट्स होंगे इस बार। और हिस्ट्री देखें तो नॉर्वे ने विंटर ओलंपिक्स में सबसे ज्यादा यानी 41 मेडल्स का रिकॉर्ड बनाया है। इस बार इंडिया के फ्लैग बेरर आरिफ खान होंगे। इसमें एक बड़ा फैक्ट ये है कि पहली बार विंटर ओलंपिक्स को होस्टेड मॉडल पर हो रहा है। इटली 2 शहरों को मिलाकर इसे होस्ट कर रहा है। वो इसलिए ना क्योंकि विंटर ओलंपिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत महंगा होता है। आइस ट्रैक्स, स्केटिंग रिंग्स, ये सब बाद में यूज भी नहीं होते। एकदम सही। तो खर्चा बचाने के लिए मिलान और कोर्टिना अपने एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं। ये फ्यूचर के लिए एक सस्टेनेबल इकोनॉमिक मॉडल है। और नॉर्वे के दबदबे की वजह वहां का भूगोल है। महीनों तक बर्फ रहती है, तो स्कीइंग उनके लिए स्पोर्ट्स से ज्यादा ट्रांसपोर्ट का तरीका है ना? बिल्कुल। और जो नया खेल आया है, स्की माउंटेनियरिंग, उसमें तो ग्रेविटी के अगेंस्ट स्कीज पहनकर पहाड़ चढ़ना होता है और फिर नीचे आना होता है। लंग्स और लेग्स की अल्टीमेट टेस्ट है। बाबरे, सुनकर ही थकान हो रही है। खैर, अब हम इस डिस्कशन के आखिरी हिस्से पर आते हैं, खेलो इंडिया और अपकमिंग इवेंट्स। खेलो इंडिया पूरे देश में फैल चुका है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 J&K में हुए और लद्दाख ने चैंपियनशिप जीती। उसके अलावा यूथ गेम्स 2025 बिहार में हुए, बीच गेम्स 2025 दादरा और नगर हवेली में और पैरा गेम्स 2025 दिल्ली में करवाए गए। और ट्राइबल गेम्स 2026 की मेजबानी छत्तीसगढ़ को मिली। ये डिवीजन बहुत क्लियरली एक मैसिव टैलेंट हंट दिखाता है। हाँ, मतलब पहाड़ों में विंटर गेम्स, कोस्टल एरियाज में बीच गेम्स और आदिवासी इलाकों में ट्राइबल गेम्स। जो टैलेंट मेट्रो सिटीज तक नहीं आ पाता, उसे उन्हीं के एनवायरनमेंट में खोजा जा रहा है। अवार्ड्स की बात करें तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को मिला। और इंटरनेशनल लेवल पर बीबीसी स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर 2025 क्रिकेटर स्मृति मंदाना को दिया गया, जबकि 2024 का अवार्ड मनु भाकर को मिला था। नोट्स का आखिरी पॉइंट और भी बड़ा है। इंडिया अब मेजर ग्लोबल इवेंट्स होस्ट करने जा रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 अहमदाबाद में होंगे और वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स 2028 ओडिशा के भुवनेश्वर में। इसके अलावा एक बड़ी अपॉइंटमेंट हुई है, जिनाइडी गोलोफ्किन वर्ल्ड बॉक्सिंग के नए प्रेसिडेंट बने हैं। इंडिया का 2028 और 2030 के इवेंट्स की जिम्मेदारी लेना ये प्रूव करता है कि ग्लोबल स्पोर्ट्स फेडरेशंस को अब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पर भरोसा है। हम सिर्फ पार्टिसिपेंट नहीं, ग्लोबल स्पोर्ट्स हब बन रहे हैं। तो इसके साथ हमारा 2025-26 के स्पोर्ट्स डेटा का ये रैपिड फायर सेशन पूरा होता है।